हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कदर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज और बड़ी न्यूज है, वी वर्क बाई बैंक्रप्सी फाइल कर सकता है। ये खबर आने के बाद में इनके स्टॉक प्राइसेस भी घटते हुए दिखाई दिए। वी वर्क बहुत टाइम से प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ है। पहले उनका फेल्ड आईपीओ हुआ, उसके बाद बहुत कलेश हुए। पता नहीं क्या होगा वी वर्क का। अगर हम टेस्ला की बात करके चले तो भाई टेस्ला का भी हाल बुरा चल रहा है। 145 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन घट चुकी है। अगर हम एक हफ्ते की बात करके चले, एक हफ्ते के अंदर 145 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप घटना, 40% शेयर्स डाउन है अपने पीक से इसी साल के अंदर टेस्ला के। और इसका रीजन क्या कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड कम हो रही है और साथ में जो टेस्ला के मार्जिन है वो कम हो रहे हैं। डिमांड का मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मार्जिन कम होने की स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टेस्ला ने डिमांड की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मार्जिन कम किए ताकि वो सस्ते में गाड़ी बेचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ला की गाड़ी ले, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी अगर देखा जाए तो। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो शायद प्लान कर रहे हैं जो ईवी गाड़ियां है ना, उनकी इंपोर्ट ड्यूटी 15% पे ले जाने की। यहाँ पर बात हो रही है 25,000 से 35,000 डॉलर की जो रेंज वाली गाड़ियां है, मतलब 35,000 डॉलर से नीचे वाली गाड़ियों के साथ होगा। और समझा देता हूँ, पहले की अगर हम बात करके चले तो 70% तक ड्यूटी लगती थी, और जो 40,000 डॉलर से ऊपर होते थे ना, उनके ऊपर तो 100% तक लगती थी। अगर हम टू व्हीलर्स की बात करके चले इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो ईवी के रजिस्ट्रेशन है टू व्हीलर के, वो 70,000 मार्क को छू गए अक्टूबर के महीने के अंदर। मतलब बहुत ज्यादा तेजी से बिक रहे, ऑलमोस्ट 10% मंथ ऑन मंथ ग्रो होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अगर इन 70,000 में से बात करके चले, नंबर 1 पे है ओला इलेक्ट्रिक, जिन्होंने 22,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची है। उसके बाद में टीवीएस मोटर्स आ रहा है, जो कि थोड़ा सा ही पीछे है। उसके बाद बजाज ऑटो है। उसके बाद में एथर आ रहा है, और एक टाइम था ऐसा लग रहा था कि एथर राज करेगा। अब बजाज भी एथर से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत मस्त चीज करी है, अब डायरेक्टली लिस्टिंग हो सकती है कंपनीज की ओवरसीज मार्केट के अंदर। यहाँ पे बातें चल रही है कि जो कंपनीज अभी तक लिस्ट नहीं हुई है उनको भी ओवरसीज मार्केट में लिस्ट कर दिया जाएगा। जो ये बिल था ना, ये बेसिकली 2020 में पास हो गया था, और अक्टूबर 30 के बाद में इसको इफेक्ट में आना था। मतलब अब ये इफेक्ट में आ चुका है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए। अगर अनलिस्टेड कंपनीज की बात करके चले तो बायजूस अगर 2020 के अंदर ये चीज़ लागू होती, उस टाइम पे अगर अपने आप को रेस कर लेता, पैसा वैसा कर लेता, तो भाई ये अच्छी चीज़ हो जाती। वीवर्क वाला हाल होता चाहे उनका चाहे, पर कई लोगों को एग्जिट मिल चुका होता और बहुत कुछ हो चुका होता बायजूस के साथ में। अगर मैं आरबीआई की गवर्नर की बात करके चलूँ तो उन्होंने तो ये बोल दिया भाई, जो जीडीपी नंबर्स है ना वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, मतलब सरप्राइज कर देंगे हम सबको। नंबर्स नहीं बताए गए, बस उन्होंने ये बोला है कि सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। सारे नंबर्स हमको दिखाई अच्छे दिए Q2 के अंदर। यहाँ पे Q2 की बात चल रही है। फ्यूचर के ऊपर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि भाई जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसका कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, मतलब शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। साथ में जो ग्लोबल ग्रोथ का इशू चल रहा है, जो हर कंट्री के अंदर रिसेशन चल रहा है, वहां पे पैसे नहीं है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है पूरी दुनिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अगर हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करके चले तो वो 8 मंथ लो के ऊपर पहुंच गया, 55.5 के ऊपर अक्टूबर के महीने के अंदर। अब इसका रीजन क्या कहा जा रहा है कि भाई बाहर से डिमांड नहीं आ रही थी, डिमांड नहीं थी, इस चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग को स्लो डाउन करना पड़ा। कि डिमांड बहुत बड़ा फैक्टर है जो ग्लोबल चीजें चल रही है ना, इसका। पर पॉजिटिव साइड की बात करके चले तो जीएसटी कलेक्शन जो अक्टूबर के महीने में वो 13% बढ़ती हुई दिखाई दी है, सेकंड हाईएस्ट नंबर्स हमने देखे हैं। और अगर मैं यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की बात करके चलूं तो 11 बिलियन ट्रांजेक्शन दिखाई दी है अक्टूबर के महीने के अंदर पहली बार। अब ये पॉजिटिव चीज क्यों है? जितनी ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन होगी, मतलब उतना ज्यादा पक्के का काम होगा, उतना पक्के का काम होगा तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट की वाइट चीजों के अंदर आना शुरू हो जाएगा। सब वाइट में आएगा तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स कलेक्शन बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। पर यहाँ पे वजह की बात देखो, जो 11 बिलियन ट्रांजेक्शन हुई है ना, उसमें से 5 बिलियन तो खाली फोन पे लेके गया है। अगर हम भारतीय एयरटेल के Q2 के प्रॉफिट की बात करके चले तो वो 38% घटता हुआ दिखाई दिया है। आरपू 203 के आसपास में है। अभी हमने कुछ टाइम पहले जियो के आरपू के बारे में बात करी थी, वो 181 या 182 के आसपास में था। ये इनका आरपू ज्यादा है। आरपू का मतलब एवरेज एक बंदे से कितना रुपए कंपनी कमा रही है, तो इनका आरपू ज्यादा है। पर ओवरऑल हम जब भी नंबर्स देखते हैं, हमको एयरटेल के नंबर्स कमजोर इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जियो के पास नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है। बाकी अगर देखा जाए अभी के टाइम पे, अगर आप 5G यूज करते हो एयरटेल का और जियो का अच्छे नेटवर्क के अंदर, तो मेरे को तो भाई जियो की स्पीड का कोई कंपैरिजन ही नहीं दिखाई दे रहा। 700 800 900 भी MBPS मैंने छुई है अपने फोन के अंदर। एयरटेल की बात करके चलूँ 200 250 से ऊपर मैंने नहीं देखी।
अगर आपने देखी है तो नीचे कमेंट में मुझे बताना कि आपने इससे ऊपर स्पीड देखी है या नहीं देखी। अगर मैं अंबुजा सीमेंट की बात करके चलूँ तो उनका Q2 का जो नेट प्रॉफिट है वो 363% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। ये अच्छी चीज़ है इनके लिए। जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी 8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर मैं निंजा कार्ट की बात करके चलूँ जो भाई जल्दी ही यूनिकॉर्न होने वाली है, 1600 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू क्रॉस किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, पर ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करके चले तो 70% का राइज आया है इनके रेवेन्यू के अंदर, और जो इनके एक्सपेंसेस है उसके अंदर ऑलमोस्ट 24% के आसपास का राइज आया है। ये नंबर्स वाइज ठीक दिखाई दे रहा है, पर इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन है ना वो है फाइनेंशियल ईयर 26, तब वो सोच रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल आ सकते हैं, सब कुछ अगर सही होता है तो। लास्ट अगर इनकी वैल्यूएशन देखते हैं तो $700 मिलियन की थी, तो जल्दी ही ये यूनिकॉर्न बन सकते हैं। अगर मैं मेक माई ट्रिप की बात करके चलूँ तो उनका रेवेन्यू 28% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और कंपनी ने $2 मिलियन का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है समझना, अगर मैं प्रीवियस ईयर से सेम क्वार्टर को कंपेयर करके चलूँ तो उस टाइम पे $6.8 मिलियन का लॉस था। अब आप कह सकते हो कोविड का इम्पैक्ट था, हो सकता है, पर इम्प्रूव तो दिखाई दिया है नंबर। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल किए? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर अमेजॉन की है। तो अमेजॉन इंडिया के अंदर अपना रिन्यूएबल एनर्जी का फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। अभी 198 मेगावाट का उन्होंने विंड फार्म लगाया है महाराष्ट्र के अंदर। अभी के टाइम पे इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 1.1 गीगावाट्स तक पहुंच गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई अपनी बिजली की कंपनी खोल देंगे अडानी से, टाटा से या फिर बाकी कंपनी से कम्पीट करने वाले, ऐसा नहीं है। बेसिकली इनका प्लान है कार्बन न्यूट्रल जाने का, रिन्यूएबल एनर्जी से अपना सारा सिस्टम चलाने का। जो अमेजॉन के ऑफिस है, जो उनके डेटा सेंटर्स है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये इससे चलाएगी, इसका प्लान है उनका, तो इसलिए वो सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर चाइना से है। तो चाइना के अंदर भाई जो फॉरेन फंड है ना मार्केट से, वो कॉन्स्टेंटली निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। $6.1 बिलियन का फंड निकला है पिछले कुछ टाइम के अंदर, ये एक बड़ा नंबर है। $6.1 बिलियन का फंड निकला अक्टूबर के महीने के अंदर, ये बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। बाकी इनकी करेंसी के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब सब कुछ बेकार चल रहा है अगर देखा जाए तो, भाई वॉर चल रही है, करेंसियां टूट रही है, रिसेशन चल रहा है, इंटरेस्ट रेट महंगा हो रखा है, सब कुछ नेगेटिव है। पर भाई लग्जरी घर की सेल तो पॉजिटिव जा रही है। पिछले 9 महीने के अंदर ये 115% एनुअल बेसिस के ऊपर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। मुंबई के अंदर 74%, एनसीआर के अंदर 119% और चेन्नई के अंदर 143% का राइज दिखाई दिया है। ये बढ़िया चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगर हम इंडियन स्टार्टअप्स की बात करके चले तो उन्होंने अक्टूबर के महीने के अंदर $1.2 बिलियन रेस किए हैं, जिसमें से 1/3 जो पैसा रेस किया गया है वो डेट की फॉर्म में लिया गया है, मतलब लोन की फॉर्म में लिया गया है। और इस $1.2 बिलियन में से $1 बिलियन तो ग्रोथ स्टेज वाली स्टार्टअप्स ने लिया है, जिसमें से ओला इलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट 240 मिलियन ले गया, मतलब 25% मार्केट शेयर तो यही ले गया है। बाकी जो अर्ली से स्टार्टअप थी उनको $200 मिलियन की फंडिंग मिली है ओवरऑल देखा जाए तो। बेंगलुरु के अंदर 39 डील्स दिखाई दी है जो कि 60% थी ओवरऑल फंडिंग के, मतलब 60% पैसा तो बेंगलुरु ओनली ले गया है। ई कॉमर्स के अंदर 17 डील्स होते हुए दिखाई दी है और 9 डील्स इन्वेस्टमेंट फर्म्स के अंदर दिखाई दी है। साथ में 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला है स्टार्टअप ने अक्टूबर के महीने के अंदर, जिसमें से अड्डा 247 ने सबसे ज्यादा लोगों को निकाला है। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जो हमको डेली सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से हम डेली आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। बाकी अगर मैं मार्केट की बात करके चलूँ तो भाई मार्केट फ्लैट ही दिखाई दी है, कह सकते हो आप नेगेटिव थी, पर ओवरऑल मार्केट फ्लैट ही दिखाई दी है, क्योंकि सब कुछ भाई अभी मिक्स ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं कि जो यूएस की फेड पॉलिसी है उसका क्या नतीजा आएगा। अगर हम करेंसी की बात करके चले तो हमारी करेंसी भी 3 पैसा घटती हुई दिखाई दी है, 1 ईयर लो छू लिया हमने अगेंस्ट यूएस डॉलर, ये बड़ी बात है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होते हुए, फिर आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।